नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी डायरीज में। हमारी ऑनगोइंग सीरीज एनसीईआरटीज में हमने स्टार्ट की है ज्योग्राफी एनसीईआरटी। ये है उसकी क्लास 7 और चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो भी पेड़ पौधे हमारे आसपास नेचर में मिलते हैं उसको कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन। चैप्टर की शुरुआत की जा रही है एक छोटी सी कहानी से। उसमें सलीमा कहती है कि वो एक समर कैंप के लिए जा रही है और वो कहाँ पर जाएगी? मनाली, हिमाचल प्रदेश में, अपने क्लासमेट्स के साथ। अब वो रिकॉल करती है अपने एक्सपीरियंस को और बताती है कि किस प्रकार से वो बहुत सरप्राइज हुई जब उसने देखा कि वो हिमालयंस की फुट हिल से जा रही है पहाड़ी के क्षेत्र में। तो उसने देखा कि नेचुरल जो वेजिटेशन थी, जैसे जैसे वो हायर क्लाइंब कर रही थी, हाइट पर जा रही थी, तो वो चेंज हो रही थी। जैसे उसने फुट हिल्स में देखा कि उसको साल के, टीक के पेड़ मिले, पर जैसे जैसे वो ऊपर गई तो उसने देखा कि जो पेड़ थे वो कॉनीफेरस थे। कॉनीफेरस का मतलब होता है कि जो तिकोने टाइप के पेड़ होते हैं जो हाइट्स पर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने देखा कि बहुत ब्राइट फ्लावर्स टॉल ट्रीज पर मिले। ठीक है, रोडोडेंड्रॉन्स मिले उसको। और रोडोडेंड्रॉन्स ये टाइप ऑफ ट्री है। ठीक है, उसके बाद जब वो रोहतांग पास पहुंची थी उसने देखा कि जो बहुत शॉर्ट ग्रासेस मिली उसे और कई जगह पर उसे स्नो मिली। तो अब सलीमा के एक्सपीरियंस से हमें क्या पता लगता है? उससे ये पता लगता है कि जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं उसकी रिलेशनशिप हाइट ऑफ द लैंड और कैरेक्टर ऑफ द वेजिटेशन। ये है हाइट और ये है कैरेक्टर ऑफ द वेजिटेशन। तो उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है हमें पता लगेगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे क्लाइमेट चेंज होता है और उसी के अनुसार नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज होती है। अब देखिए, जो वेजिटेशन होती है उसकी ग्रोथ किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, कोल्ड है, वार्म है, हॉट है, और मॉइस्चर। मॉइस्चर में हम ले सकते हैं रेनफॉल है, नहीं है, सूखा है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ें हैं। उसके बाद जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो है स्लोप हो गया, मतलब ऐसे है, स्टीप स्लोप है, और थिकनेस ऑफ द सॉइल, सॉइल कैसी है, फर्टाइल है, उसमें कौन से मतलब मिनरल्स हैं। तो ये भी डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड करेगी कि वेजिटेशन किसी भी जगह की किस प्रकार की होगी और उसकी ग्रोथ कैसी होगी। अब नेचुरल वेजिटेशन जो है वो 3 तरीके में इसको क्लासीफाई कर रखा है 3 कैटेगरीज में। एक है फॉरेस्ट, एक है इसमें ग्रासलैंड्स, और तीसरा है श्रब्स। तो आइए एक एक करके जानते हैं क्या है। फॉरेस्ट देखिए बहुत सारी डेंस वेजिटेशन में आते हैं। इसमें ये वहीं पर ग्रो करेंगे जहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल मतलब इतना प्लांटीफुल होगा कि वो ट्री कवर को सपोर्ट कर पाए। तो इस प्रकार से क्या होता है, अगर इन फैक्टर्स को देखें तो डेंस फॉरेस्ट में मिलेंगे हमें ओपन फॉरेस्ट भी। ओपन में मतलब कि इतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी नहीं होगी। डेंस में बहुत ही ज़्यादा डेंस होते हैं, जैसे इक्वेटर पे मिलते हैं हमें डेंस फॉरेस्ट। उनकी कैनोपी इतनी डार्क होती है कि जो सनलाइट है उनको पेनिट्रेट करके उसके नीचे धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। अब जिन एरियाज़ में मॉडरेट रेन होगी, मतलब कि ना ज़्यादा और ना ही कम, तो मॉडरेट रेनफॉल में हमें मिलेंगे ग्रासलैंड, छोटी छोटी ग्रासेस होती हैं। उसके बाद तीसरा है श्रब्स। श्रब्स में आएगा छोटे छोटे पेड़, बिल्कुल जैसे ये इस डायग्राम में दिखा रखा है, देखिए ये हैं थॉर्नी श्रब्स। तो ये श्रब्स कहाँ मिलेंगे? बहुत ड्राई रीजन में, जैसे हमारे इंडिया में है राजस्थान। अब देखिए फिर से सलीमा बातों को दोबारा लिया गया है। इसमें बोला है कि सलीमा अपना जो एक्सपीरियंस है हिमालय ट्रिप का अपने फादर के साथ शेयर कर रही है। उसके जो फादर हैं उन्होंने बहुत सारी प्लेसेस विजिट की हैं वर्ल्ड में। वो सलीमा को बताते हैं कि वैरायटी ऑफ वेजिटेशन अलग अलग पार्ट्स ऑफ अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में कैसे मिलती है। उन्होंने बताया कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट सब पोलर रीजन में मिलते हैं, जो कि पोल्स के थोड़ा सा नीचे होंगे। ठीक है, उन्होंने उसको ये भी बताया कि थॉर्नी बुशेस मिलती हैं डेजर्ट में, जैसे हम अफ्रीकन डेजर्ट में देख सकते हैं। उसके बाद थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट ह्यूमिड रीजन में भी उन्होंने बताया, जैसे इक्वेटोरियल रीजन में ये मिलते हैं। तो इस चीज़ को सुनने के बाद सलीमा को रियलाइज़ हुआ कि हिमालय में ये सब तरीके की वैरायटी हमें हमें मिल जाती है, जो कि ऑल ओवर द मतलब अर्थ पे अगर हम देखें, जो कि इक्वेटर से लेकर पोलर रीजन तक फैली है। तो मतलब सभी वैरायटीज़ हमें हिमालय में देखने को मिलेंगी, चाहे वो टीक फॉरेस्ट हो, चाहे वो आपके कॉनिफेरस ट्रीज़ हों या ग्रासलैंड्स हों।
अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग में इन्होंने बताया है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं, जैसे इसमें है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसके बाद है आपका ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उसके बाद टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये बहुत सारी टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट डिपेंडिंग ऑन द जो टेम्परेचर है वहाँ का, क्लाइमेट कंडीशंस कैसी हैं, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, और कॉनिफेरस फॉरेस्ट जैसा हमने पहले बताया था। और उसके बाद आते हैं ग्रासलैंड। तो वन बाय वन देखिए इसमें डिस्कस करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं। अब देखिए जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये हमारा अर्थ है और ये है इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास, ट्रॉपिक्स के पास, मतलब इक्वेटर से स्टार्ट होकर ट्रॉपिक्स तक ये वाले एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। ऐसा हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था वेजिटेशन में, 6 क्लास का जो चैप्टर है उसमें बताया गया था कि ये जो फॉरेस्ट हमेशा एवरग्रीन क्यों रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कन्वेंशनल रेनफॉल होती है। जैसे हमने पहले कहा था, कन्वेंशनल रेनफॉल जो सिंपल मतलब कि वार्म एयर राइज होगी, उसके बाद क्लाउड्स बनेंगे, कंडेंसेशन होगी और प्रेसिपिटेशन होगा। तो कन्वेंशनल रेनफॉल होती है, थ्रू आउट द ईयर होगी। दिन में भी एक टाइम पे ज़रूर रेनफॉल होती है इसमें। तो इससे क्या होगा, रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से, हर वक्त होने की वजह से, तो जो ये ट्रीज़ हैं अपने लीव्स को शेड तो करेंगे, पर वो ऑल्टरनेटिवली शेड करेंगे। मतलब कि मान लीजिए 2-3 ट्रीज़ ऐसे हैं, उसमें से एक ट्री शेड कर रहा है और दूसरा ट्री उस वक्त नहीं शेड कर रहा लीव्स। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो इसमें ट्रीज़ हैं उनकी लीव्स शेड नहीं होती हैं और वो हमेशा ग्रीन रहती हैं, तो इसलिए उनको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। आगे देखिए वही बता रखा है कि थिक कैनोपीज होंगी, वो क्लोजली स्पेस ट्रीज होंगे, वो अलाउ नहीं करेंगे सनलाइट को पेनिट्रेट करने के लिए। ठीक है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में आती है कि हार्डवुड ट्रीज मिलते हैं हमें। हार्डवुड ट्रीज़ और एक सॉफ्टवुड ट्रीज़ होते हैं, उनमें दोनों में डिफरेंस ये होता है कि हार्डवुड ट्रीज़ हमें बेसिकली यूज़ करेंगे हम फर्नीचर बनाने के लिए। ठीक है, और सॉफ्टवुड ट्रीज़ जैसे पेपर बनाने के लिए या सॉफ्ट मटेरियल्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो हार्डवुड ट्रीज़ में कौन कौन से बता रखे हैं, एक तो रोजवुड है, इबोनी है, महोगनी है। अब ये देख लीजिए, इसी डायग्राम में बता रखा है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसमें बहुत सारी स्पीशीज ऑफ ट्रीज इकट्ठी पाई जाती हैं। अब देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आती है जिसे हम कहते हैं लम्बरिंग। लम्बरिंग जो इंडस्ट्री है वो यूज़ होती है ज़्यादातर कॉनिफेरस ट्रीज़ में। उसमें क्या होता है, बहुत सारे ट्रीज़ जो एक स्टॉक होता है उसको इकट्ठे काट लिया जाता है और उसको आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग इंडस्ट्रीज़ में। पर ये वाली जो लम्बरिंग है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पॉसिबल नहीं होती है। सबसे पहले देखिए ये बहुत क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। दूसरा ये है कि इसमें जो डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं वो अलग अलग, मतलब कि एक स्पीशीज़ आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको एक ट्री काटना है उसके साथ अगर दूसरा ट्री भी कटेगा तो वो अलग स्पीशीज़ का होगा, तो उनकी वैरायटी सेम नहीं होगी, एक चीज़। और दूसरा ये है कि यहाँ पर ट्रीज़ कटिंग या ये वाली इंडस्ट्री मतलब कमर्शियली इसको एक्सप्लॉयट करना पॉसिबल नहीं है। तो लम्बरिंग है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पॉसिबल नहीं होती। अब अगला देखिए इसमें बताया ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब डेसिडुअस और एवरग्रीन में डिफरेंस ये होगा कि डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होंगे उसमें एक टिपिकल ड्राई सीजन होगा और उसमें क्या होगा, ट्रीज़ अपने लीव्स को शेड करेंगे। ये ऐसा इसलिए होता है कि ताकि वो वाटर को कंजर्व कर सकें, क्योंकि उसमें ड्राई सीजन होता है तो उसमें उनको वाटर कंजर्व करना पड़ता है। वाटर कंजर्वेशन के लिए वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा उनकी ट्रांसपीरेशन ना हो, एक्स्ट्रा उनके प्रोसेसेस ना हो। ठीक है, इसमें आते हैं हार्डवुड ट्रीज़। और मेन देखिए इसमें याद करने के लिए कभी कभी नाम पूछ ले जाते हैं कि कौन सा ट्री है, किस टाइप का ट्री है। साल, टीक, नीम, शीशम, एटलीस्ट जो एनसीईआरटीज़ में दिए हैं अगर हम उन्हें ही याद कर लें तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इससे एक आइडिया मिल जाता है कि कौन सा फॉरेस्ट कौन से ट्री कौन से टाइप का है। उसके बाद देखिए ये हार्डवुड ट्रीज है तो हमें पता है किस लिए यूज़ होंगे, फर्नीचर के लिए, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मतलब जहाँ भी हार्ड मतलब थोड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होगी वहाँ यूज़ होंगे। और आगे इसमें थोड़े बहुत एनिमल्स बता रखे हैं जो रहते हैं, लंगूर, टाइगर, लायंस, एलिफेंट्स। अब ये देखिए आप ये देख सकते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अगली देखिए टाइप बता रखी है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की। अब पहले हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के थोड़े बहुत आसपास मिलते हैं। अब ये वाले जो ट्रीज़ हैं वो मिलते हैं हमें मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन पे। अब लैटिट्यूड्स हमने जैसे पहले डिस्कस किए थे, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ये होते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो ये जो लैटिट्यूड है हमारा इक्वेटोरियल वाला, तो यहाँ मिलेंगे हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएँ, ये होता है मिड लैटिट्यूड टेम्परेट एरिया, तो यहाँ पर मिलते हैं हमें टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट।
इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये कहाँ मिलते हैं, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। मान लीजिए कॉन्टिनेंट है ये हमारे पास साउथ अमेरिका, तो इसके ईस्टर्न मार्जिन पर हमें मिलेंगे टेम्परेट एरियाज़ में, ये टेम्परेट एरिया यहाँ पर आएगा इसका, तो यहाँ पर मिलेंगे हमें टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसमें देखिए हार्ड और सॉफ्ट वुड दोनों तरीके के मिलेंगे। एग्जाम्पल बता रखे हैं ओक, पाइन, यूकलिप्टस। अब देखिए पहले हमने पढ़ा था हार्डवुड ट्रीज मिल रहे हैं दोनों टाइप्स में, एवरग्रीन वाले में भी और दूसरे डेसिडुअस में भी। इसमें हम देखिए बोल रहे हैं कि हार्ड भी मिलेंगे और सॉफ्ट वुड ट्रीज भी मिलेंगे। ये देखिए एक टिपिकल टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल बता रखा है, इसकी पिक्चर शो कर रखी है। अगला देखिए बता रखा है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस हम समझ सकते हैं कि वो अपने लीव शेड करेंगे एक ड्राई सीजन में, तो ड्राई सीजन होगा, ट्री लीव शेड होंगे। इसकी कॉमन टाइप्स हम पढ़ लेते हैं कौन कौन सी है, ओक, ऐश, बीच। अब देखिए एक और चीज़, ओक हमने यहाँ भी पढ़ा था। तो कई बार ये जो ट्रीज होते हैं अपनी प्रॉपर्टी शेयर करते हैं एवरग्रीन और डेसिडुअस में, तो हमें याद रख लेना चाहिए। ओक यहाँ भी दे रखा है डेसिडुअस फॉरेस्ट में, और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी ओक दिया गया है। और उसके अदर एग्जाम्पल पाइन एंड यूकलिप्टस है। यूकलिप्टस देखिए आपको वैरायटी पता होगा, जो आजकल इंडिया में भी बहुत यूज़ होने लगी है फर्नीचर के लिए, प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो ये रही बात उसकी। और टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलेंगे इसमें बता रखा है। अभी देखिए आगे आने वाली क्लासेस में हमें सब बताया जाएगा विद मैप्स कि ये वाले ट्रीज़ कहाँ मिलते हैं, उसके लोकेशंस क्या हैं, तो उसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा बहुत याद रखने के लिए इतना बहुत है कि टेम्परेट डेसिडुअस क्या होता है, कहाँ कहाँ मिलता है, और क्या इसके टाइप्स हैं, और ड्राई सीजन में लीव शेड करेंगे। डेसिडुअस से एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है ये। इसमें एसोसिएटेड वाइल्ड लाइफ भी बता रखी है, जैसे फेजेंट हो गया, बर्ड्स के बारे में बता रखा है, मोनल हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें डियर, फॉक्सेस, वुल्फ्स वगैरह भी एनिमल्स यहाँ मिलते हैं। ये बता रखा है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट का पिक्चर। अगला देखिए है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। अभी हम पता है मेडिटेरेनियन एक सी है जिसके अराउंड ये वेजिटेशन मिलती है। इसको याद करने का तरीका ये है, इसमें एक प्रॉपर्टी है कि इसमें जो समर्स होती हैं वो हॉट ड्राई होती है, मतलब गर्मियों में बहुत ही गर्मी और विंटर्स में रेन होती है यहाँ पर। ये जो दो अगर हमने ये याद कर लिए तो हमें याद रहेगा कि मेडिटेरेनियन वेजिटेशन किस प्रकार की होती है। अगली चीज़ में बता रखी है ये मिलती कहाँ कहाँ पर है। अब मैंने पहले भी बताया था कि अलग अलग जगह पर जो भी होगा मैप के साथ आगे भी दिखाया जाएगा। तो भी याद करने का तरीका ये है कि ये एक तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास मिलेगी, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अफ्रीका जो उसे टच कर रहा है, एशिया टच कर रहा है, तो वहाँ मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मिलती है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। जैसा इसमें लिखा है कि हमने पहले डिस्कस किया कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट होंगे वो टेम्परेट एवरग्रीन और डेसिडुअस से भरे होंगे। उसके बाद जो होंगे वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट वो मिलेंगे, वो आपको वहाँ पर मिलेंगे आपको मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। दूसरी इसकी मेन चीज़ है याद करने की, वो है सिट्रस फ्रूट्स। यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स मतलब कि जो थोड़े ऑरेंज हो गया, फिक्स, ऑलिव्स, थोड़े खट्टे जो फ्रूट्स कहे जाते हैं वो मिलेंगे यहाँ पर। ग्रेप्स हैं, ग्रेप वाइन यहाँ पर बहुत सारी होती हैं, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है याद करने की। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास वाइल्ड लाइफ नहीं मिलती है। अगला है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अब कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या है, हायर लैटिट्यूड पर मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर लैटिट्यूड्स में अगर हम जाएंगे, जैसे अर्थ है तो यहाँ पर जो लैटिट्यूड्स होंगे उनको बोलेंगे हम हायर लैटिट्यूड्स। तो यहाँ मिलते हैं कॉनिफेरस। 50 डिग्री 70 डिग्री बता रखा है यहाँ, 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इनको देखिए टैगा भी बोला जाता है। यही वो फॉरेस्ट हैं जिसको सलीमा ने हिमालय में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा था। ये टॉल होते हैं, सॉफ्ट वुड होते हैं। अब पहले हमने जो डिस्कस किया था लंबरिंग एक्टिविटी, अब देखिए लंबरिंग एक्टिविटी कॉनिफेरस टैगा फॉरेस्ट में पॉसिबल होती है, क्योंकि ये सिंगल स्टॉक में पाए जाते हैं। एक ही बार में इनको कट किया जा सकता है और इनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है कमर्शियल पर्पज़ के लिए। अब चूँकि ये सॉफ्ट वुड ट्रीज़ हैं तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होंगे, पल्प बनाने के लिए, पेपर, पल्प, न्यूज़ प्रिंट, मैच बॉक्सेस, पैकिंग बॉक्स, मतलब जो सॉफ्ट, मतलब इतनी स्ट्रेंथ नहीं चाहिए जिसमें मटेरियल में, तो उसको बनाने के लिए यूज़ होंगे। अब इसके एग्जांपल हैं चीड़, पाइन, सीडर, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं, इसकी अगर हम याद कर लें तो सही रहेगा। उसके बाद इसमें जो वाइल्ड लाइफ है, सिल्वर फॉक्स हो गया, मिंक, पोलर बेयर वगैरह यहाँ पर मिलते हैं।
अब जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं स्नो कवर्ड कॉनिफेरस ट्रीज फॉरेस्ट यहाँ पर भी हैं, ये सिंगल स्टॉक में पाए जाते हैं। इसमें जो मतलब आप कहो कि अलग वैरायटीज़ नहीं होंगी, ये ऑलमोस्ट सेम वैरायटीज़ हैं सारी। अगर आप सबको एक साथ भी काट लो तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हमें उसकी डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी एवरग्रीन फॉरेस्ट में। अगला देखिए बताया गया है ग्रासलैंड्स, उसमें पहला है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये वही बात है, इसमें ट्रॉपिक्स में मिलेगा, इक्वेटर के दोनों साइड पर मिलेगा, और रेनफॉल जो होगी इसमें मॉडरेट टू, जैसे हमने डिस्कस किया था ग्रासलैंड में मॉडरेट रेनफॉल होती है, इतनी रेनफॉल नहीं होती कि मतलब ट्रीज़ को सपोर्ट कर पाए, तो मॉडरेट में ग्रासेस उग पाएंगी। ग्रासेस जो होती हैं वो बड़ी टॉल होती हैं, 3 to 4 मीटर इन हाइट हो सकती है। अब इसमें एग्जाम्पल बता रखे हैं सवाना ग्रासलैंड इन अफ्रीका, एलिफेंट, ज़ीब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड वगैरह यहाँ पर मिलते हैं। अब ये है टेम्परेट ग्रासलैंड। अब इसमें बता रखा है जो ग्रास है वो बहुत न्यूट्रिशियस होती है, याद रखने वाली चीज़ है, न्यूट्रिशियस ग्रासलैंड होती है, ग्रासेस होती हैं। वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स, एंटीलोप्स वगैरह टेम्परेट इस रीजन में पाए जाते हैं, और जो टेम्परेट होंगे तो कहाँ मिलेंगे, मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं टेम्परेट ग्रासलैंड के, वो है हमारे पास प्रेयरीज, स्टेपीज, पैम्पाज, ये अर्जेंटीना में मिलता है। तो ये जो डिफरेंट ग्रासलैंड्स हैं इनको वीट बास्केट्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें देखिए मतलब कि जो वीट वगैरह उगाई जा सकती हैं, तो ये होगा टेम्परेट ग्रासलैंड। अगला है अगला है थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस देखो कहाँ मिलेंगी, डेजर्ट लाइक एरिया, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। इंडिया में देखा जाए तो मिलती हैं राजस्थान में, रेगिस्तान जहाँ पर होगा वहाँ मिलेंगी ये, ठीक है। और क्योंकि यहाँ स्कैंटी रेनफॉल होती है, हीट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कोई वेजिटेशन यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाती, सिर्फ ऐसे बुशेस उगेंगी, और जैसे कैक्टस मिलता है, तो ये ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वाटर को कंजर्व करते हैं। अगला देखिए बता रखा है कि अगर पोलर एरिया में जाएंगे तो इतनी ज़्यादा वेजिटेशन में नहीं मिलेगी आपको, वहाँ पर सिर्फ देखिए लाइकन्स मिलेंगे, मतलब काई टाइप होती है, छोटी छोटी श्रब्स, मोसेस हो गया, और इस टाइप की वेजिटेशन को कहा जाता है टूंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, और ये पाई जाती है पोलर एरियाज़ में। जैसे हमने डिस्कस किया, थिक फर होती है एनिमल्स की, थिक स्किन होती है ताकि वो अपने आप को कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से बचा सकें। इसमें एग्जांपल है सील हो गया, वालरस हो गया, ऑक्सन हो गया, आर्कटिक आउल, पोलर बेयर वगैरह यहाँ पर मिलते हैं, जैसा कि आगे पिक्चर्स में दिखा रखा है। इन सब की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा थिक है। इसमें एक ब्लैबर पाया जाता है पोलर बेयर में, जो कि इसको हीट प्रोवाइड करता है, और वॉलरस हो गया ये, और ये होगी सील विथ थिक स्किन। अब देखिए साइड के कॉलम में थोड़ा बहुत बता रखा है ग्रासलैंड्स के बारे में। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में बता रखा है कौन कौन से होंगे। सवाना होगा अफ्रीका में, ब्राज़ील में होगा कैंपोज, लैनोज होगा वेनेजुएला में, ये दोनों मिलते हैं, ब्राज़ील और वेनेजुएला होगा साउथ अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड का एग्जांपल दिया है अर्जेंटीना में पैम्पा, जैसे हमने डिस्कस किया अभी। प्रेयरीज नॉर्थ अमेरिका में, प्रेयरीज। रशिया वाले इलाके में मिलेगा आपको स्टेपीज, सेंट्रल एशिया। उसके बाद डाउन आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, फेल्ट मिलेगा आपको साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर साउथ अफ्रीका है यहाँ नीचे की साइड, ठीक है। तो ये थे ग्रासलैंड्स। अगला देखिए इसमें बता रखा है डू यू नो में कि टैगा क्या होता है। टैगा का मीनिंग होता है अनटच्ड, मतलब जिसको कभी टच ना किया गया हो, प्योर, रशियन लैंग्वेज में। अगला देखिए बताया मेडिटेरेनियन ट्रीज जो होते हैं वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं ड्राई समर। ऐसे हमने डिस्कस किया कि जो समर्स हैं वो बहुत ड्राई होती है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में, तो वो इस चीज़ से कैसे बचते हैं। उनके पास थिक बाक होता है, जो खाल होती है, छाल बोलते हैं उसको पेड़ की, ठीक है। वैक्स कोटेड लीव्स होते हैं ताकि उसमें से ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर सकें, वाटर लॉस ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि मेडिटेरियन जो रीजन है उसको ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ऑर्चर्ड से मतलब फूड कल्टीवेशन, मतलब फ्रूट कल्टीवेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है। अगला देखिए एक एनाकोंडा के बारे में बता रखा है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्नेक है, और वो स्वेलो कर सकता है, खा सकता है किसको, लार्ज एनिमल्स, क्रोकोडाइल को भी खा सकता है। आपने सुना होगा एक मूवी बनी थी एनाकोंडा पे। अगला देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ब्राज़ील में जो है वो लंग्स ऑफ द अर्थ कहे गए हैं। देखिए जो अमेज़ोन एरिया है, अभी आजकल आपने न्यूज़ में सुना होगा कि अमेज़ोन एरिया में बहुत सारी आग लग गई है, वहाँ पर फॉरेस्ट फायर हो रही है। तो ये जो एरिया है इतना इम्पॉर्टेंट है पूरे अर्थ के लिए कि इतनी ज़्यादा इसमें डाइवर्सिटी है, और ये लंग्स ऑफ द अर्थ कहे गए हैं। इसमें से मतलब ऑक्सीजन निकलती है हमारे पूरे अर्थ के लिए।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर बहुत सारी आग लगने की खबरें सामने आई हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 क्लास 7th नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल यूपीएससी डायरीज। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।